हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपके सामने ये ओसवाल बुक्स का एक सीबीएसई 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का दिख रहा है। तो मैं अरुण सर इस सैंपल पेपर के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं अरुण सर और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि इस वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के अनसोल्व्ड क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। HCF ऑफ 96 एंड 404 ईच, और इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में कि जब आप HCF या LCM निकालेंगे तो दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। जैसे यहाँ 96 है तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। क्या आएगा? 48। फिर कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। कितना आएगा? 24। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्या आ जाएगा? 12। फिर 2 से क्या आएगा? 6। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3। इसी प्रकार से 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले डिवाइड करते हैं 2 से, क्या आएगा? 202। फिर 2 से और क्या आ जाएगा? 101। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 96 इक्वल टू, आप देखेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 टू आए हुए हैं, तो इसे आप लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 और इनटू 3। इसी तरह से 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर कितना होगा? 2 और 101। सो इनका HCF क्या होगा? इनका HCF होगा कॉमन फैक्टर कितना है? 2, और उसका लीस्ट पावर यानी मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर है 2। 2 टू दी पावर 2 का वैल्यू हो गया 4। सो इनका HCF हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए में 4 है, तो हम यहाँ पे 4 पे टिक लगा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, और नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बता दें कि कोई भी अगर दो नंबर दिया जाता है तो उनका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर LCM और इनटू देयर HCF। सो राइट आंसर विल बी सी। सी हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि इफ ए पेयर linear equations is consistent then the lines will be, और ये ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले लाइंस किस प्रकार के होंगे। तो इसके लिए आपको जरूरत है समझने की कि जितने भी पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 लिख दिया। पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब जो कंसिस्टेंट होते हैं ये दो टाइप के होंगे।
मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और एक जिनका इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे समझें कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस ये दोनों हो जाएंगे, जिनका यूनिक सॉल्यूशन हो और जिनका मेनी सॉल्यूशन हो। अब यूनिक सॉल्यूशन जिनका होता है उनके लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जिनका मेनी सॉल्यूशन होता है उनके लाइंस एक दूसरे के को इंसिडेंट होते हैं। ये कोइंसिडेंट होने के कारण एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। और जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, तो इनके जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट होंगे तो दो तरह के लाइंस होंगे, एक इंटरसेक्टिंग और साथ में या तो वो होंगे कोइंसिडेंट। तो ये यहाँ पे मिल रहा है सी पर, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, यानी कि 3 के पहले 8 मल्टीपल्स का सम क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए, और अगर हम देखें तो हमारा जो रिक्वायर्ड सम होगा वो हो जाएगा 3 फर्स्ट मल्टीपल, 6 सेकेंड मल्टीपल, इसी तरह से टोटल टोटल कितने मल्टीपल्स होंगे 8। तो 8 टर्म्स यहाँ लिख देंगे। अब यह एक एपी का क्वेश्चन हुआ, और एपी का क्वेश्चन है तो इसके एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला का अगर यूज करते हैं तो n कितना है 8, 8/2 होगा, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n 8 है, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, और डी, डी का मतलब हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 6 है, और उसमें से फर्स्ट टर्म यानी 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो सोल्व करेंगे, ये होगा 4, 2 से कैंसिल हुआ 8, और ये 6 हो गया, फिर 21, 21 में 6 ऐड करेंगे तो ये 27 होगा, और 27 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 108। सो आंसर विल बी बी। बी देख रहे हैं यहाँ पे 108 है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 देखते हैं क्या कहता है। 5 कह रहा है कि इफ द पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। मतलब कि अगर ए और बी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट सी डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में, तो सी का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है के जो अननोन है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ये सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है, इसको देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। यहाँ पे हम आपको समझा दें कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, 6। दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 1, और ये एक थर्ड पॉइंट है सी, जिसका कोऑर्डिनेट है के 4, और यह सी ए बी को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको बताना है कि के क्या होगा। तो के निकालने के लिए इस रेशियो के पहले भाग से इसके, अगर के एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 3 से भी इधर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता है एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू, सॉरी एम एक्स टू होता है, ये होता है एम एक्स टू
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m हो गया, और x1 5 हो गया, प्लस इसी तरह से n 3 हो गया, और x1 2 हो गया, और अपॉन m यानी 2 और प्लस 3। सोल्व करेंगे, ये 10 प्लस 6/5 मतलब हो गया 16/5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख लीजिए, सी आपको दिखा दिए, यहाँ हमने टिक लगा दिया। और अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ OP इज। अब ये क्वेश्चन इस तरह से समझिए, यहाँ डायग्राम बनाकर समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे समझो कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये सेंटर है O। इससे आउटसाइड में एक पॉइंट है P, और P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। मान लीजिए ये A पर टच कर रहा है, और यहाँ से ये ड्रॉ किया गया है जो इसको B पे टच कर रहा है, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया गया है A। अब यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया गया रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो हम इसे 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। और अब ये निकालना है आपको, ये ओपी निकालना है कि ये कितना होगा, ये निकालना है, ये ओपी। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो एंगल है ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे ये आपको बता दें कि ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। अब जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल PAO, ये एक राइट ट्रायंगल बना, जिसका एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, और उसके अपोजिट साइड का वैल्यू A है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जबकि हाइपोटेनस OP है, और इसी हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है। तो मतलब कि इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल PAO, इस राइट ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री हो गया, और इसमें परपेंडिकुलर हो गया A, और हाइपोटेनस है OP। और निकालना है हाइपोटेनस, जबकि P मालूम है, तो हम साइन ले लेंगे, क्योंकि साइन में ही साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इसीलिए हमने साइन लिया, तो यहाँ लिख देंगे P/H। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और P कितना है? A, और H क्या है? वो है OP। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP इक्वल हो जाएगा 2A। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बी पर आप देखेंगे, ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या कहता है? इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है देखे सामने, इसमें डी पैरेलल है बीसी के। तो द लेंथ ऑफ साइड एडी, इस एडी का लेंथ निकालना है, क्या होगा? जबकि ये ए दे दिया है यहाँ से यहाँ तक 1.8, इसके अलावा ये बीडी दिया है 7.2 सेंटीमीटर, और ये ईसी भी दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे बनाएंगे हम थेल्स थ्योरम के आधार पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कि बिकॉज DE पैरेलल BC, सो फ्रॉम BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो BPT के अनुसार AD अपॉन BD इक्वल टू होगा
AE अपॉन BC। और AD कितना दिया हुआ है, राइट साइड में देखें, AD हमें निकालना है तो इसलिए हमने AD को AD लिखा, और BD दिया है 7.2 सेंटीमीटर, इक्वल टू, ये होगा इक्वल टू, हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू, और AE क्या है, AE है 1.8 सेंटीमीटर अपॉन, और EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से AD अपॉन 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर AD इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 7.2 सेंटीमीटर, और इससे ये 2.4 टाइम्स कट जाएगा। तो इस तरह से AD का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिल रहा है बी पर। आप देखें बी पर 2.4 सेंटीमीटर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which is reflection of point -47 is x एक्सिस। यहाँ ध्यान दें, ये इज न होकर के इन होगा, यहाँ इन x एक्सिस है, उसके बाद है इज। तो आपको पहले भी बताया गया है इस तरह का क्वेश्चन, इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें भी यह बताया जा चुका है, फिर एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और सॉरी, और ये है वाई एक्सिस। ये हो गया वाई डॉट, और ऊपर हो गया वाई, ये ओरिजिन हो गया। अब जो दिया गया पॉइंट है -47, वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है पॉइंट -47। अब इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के, और ये डिस्टेंस कितना के बराबर होगा, 4 के। अब अगर एक्स एक्सिस एक एक प्लेन मिरर का काम करे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका रिफ्लेक्शन यानी इमेज सेम इतना ही डिस्टेंस पर इसके बिहाइंड बनेगा, तो वो बनेगा यहाँ पे। और ये अगर इसका रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर ये डिस्टेंस उतना ही होगा एक्स एक्सिस से जितना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ये 7 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी पहले ही यहाँ देख रहे हैं, ये एक्स का 4 है, तो इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4 और -7, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -7, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया -4 -7। तो ये कहाँ पे है, ये आप देखिए यहाँ सी पर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है। आप देखिए यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और -tan² ए, और इक्वल टू 5 इंटू, और ये फॉर्मूला है जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए -tan² ए इक्वल टू होता है 1। तो ये आंसर क्या आ गया इसका, 5। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए आप बी पर दिख रहा है 5, ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 का कहना है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। मतलब कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, यानी सर्कल कहाँ बना है, स्क्वायर के अंदर।
और उस स्क्वायर का साइड कितना है, स्क्वायर का साइड है 6 सेंटीमीटर, तब उस सर्कल का एरिया इनमें से क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं कि ये मान लीजिए सर्कल है जो एक स्क्वायर के इनसाइड बना हुआ है, और इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्लियर है कि जो सर्कल है उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह से डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ मतलब 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 6 है, रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। और फिर एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई ही रहने दिए, और आर कितना है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पे है, ये है डी पे। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज आर सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है आर सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फाइंड द होल सरफेस ऑफ 2 पार्ट्स। तो उन दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस बताइए क्या होगा। तो इससे समझते हैं, यहाँ पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये स्फीयर है, और इस स्फीयर का रेडियस, ये वो स्फीयर है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। अब इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से इसको कट कर दिया गया, तो इस तरह से 2 इक्वल हेमी स्फीयर फॉर्म हो जाएंगे। एक हेमिस्फीयर ये हो गया, और इसी तरह का एक और हेमिस्फीयर फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। और अब एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये सरफेस हो जाएगा, दूसरा ये सरफेस एरिया होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका भी कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का अब टोटल करना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। और ये कहाँ पे है, ये है सी पर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए ओ बी सी इज ए रेक्टेंगल हुज 3 vertices आर, vertices ए 0 3, ओ 0 0 यानी कि ओ ओरिजिन पर है, एंड बी 5 0, और बी कहाँ पे है, 5 0 पे है। तो द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, उसका डायगोनल का लेंथ बताना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिए, और समझाने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, और ध्यान दें ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस। इसका जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल का वर्टिसेस दिया गया है, उसमें से एक ओरिजिन पर है, तो यहाँ ओ लिखे जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और एक दिया हुआ है ए 0 3। तो ध्यान देंगे, अगर ए 0 3 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब कि ये ए लाई करेगा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए, और ए हो गया कितना, 0 3। इसी तरह से दूसरा जो एक बी है, वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और ये दिया गया है 5 0। तो फिर यहाँ ध्यान देंगे, इस ओ से ए तक का जो ये डिस्टेंस होगा, ओ ए, ये इस कोऑर्डिनेट यानी 3 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। तो ओ ए हो गया कितना, 3, ये 3 यूनिट्स हो गया।
इसी तरह से ये जो OB है ये कितना के बराबर होगा, तो ये इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा यानी 5 यूनिट। तो ये OB हो गया 5 यूनिट्स। अब इसका डायगोनल ये निकालना है। अब देखो ये डायगोनल होता है और डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ हो गया, सॉरी ये ब्रेथ है B और ये लेंथ हो गया L। तो हम अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर सोल्व करेंगे तो ये 25 प्लस ये 9 होगा और ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 34। तो इस तरह से 34 सॉरी रूट 34 ये इतना यूनिट्स डायगोनल हो जाएगा। तो रूट 34 देखते कहाँ पे है, 34 है C पर, तो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इन द फॉर्मूला x ओवर बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एक्स डी अपॉन सिग्मा एफ फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, यानी ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में डी डैश आर डी डैश आर द डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ, यानी कि इसमें ये जो डी है वो डेविएशन होता है एज्यूम्ड मीन का। ए मीन्स हुआ एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन का ये डेविएशन है। तो ये कहाँ से निकाला जाता है, यानी किसका ये डेविएशन है, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लासेज का, ये गलत है। अपर लिमिट ऑफ क्लासेज का, ये भी गलत है। मिड पॉइंट ऑफ क्लासेज का, ये सही होगा। मिड पॉइंट मीन्स क्लास मार्क होता है और क्लास मार्क से ही हम ये डेविएशन निकालते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पर आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि जब हम इस फॉर्मूला का यूज करके ये मीन निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर तो हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं जिसको एफ से डिनोट करते हैं, और उसके बाद यहाँ एक्स आई लिखते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क, या इसी को हम कहते हैं क्लास मार्क को ही हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास। ये दोनों एक ही चीज है, क्लास मार्क कहिए या मिड पॉइंट ऑफ क्लास। और उसके बाद हम यहाँ निकालते हैं डी डैश। इसको निकालने के लिए हम एक्स, यानी ये जो क्लास मार्क आया हुआ है ये क्लास मार्क, इसी में से किसी एक क्लास मार्क को हम एज्यूम्ड मीन ए के रूप में मान लेते हैं और सभी में से यानी एक्स के प्रत्येक वैल्यू में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करके ये डी निकाला जाता है। तो इस तरह से डी डैश जो होगा वो होगा मिड पॉइंट ऑफ क्लासेज। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है कि टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:4 64। दो क्यूब्स हैं और दोनों का वॉल्यूम 1:64 के रेशियो में है। तो द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि दो जो क्यूब्स हैं उनमें से एक का वॉल्यूम V1 और दूसरे का वॉल्यूम मान लिए V2 है। अब आप जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसके एज का क्यूब अपॉन, तो इसी तरह यहाँ L2 का क्यूब हो जाएगा। L1 हो गया फर्स्ट वॉल्यूम के एज का लेंथ और L2 हो गया सेकंड वॉल्यूम के लेंथ का एज। तो इतना, सॉरी एज का लेंथ हो गया ये। तो इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/64। अब सोल्व करेंगे तो L1 अपॉन L2 का होल क्यूब इक्वल टू होगा 1/4 का होल क्यूब
दोनों ओर से क्यूब हटा देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1/4। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है इनके सरफेस एरियाज का रेशियो S1 अपॉन S2 इक्वल टू, तो आप जानते हैं क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। एल मीन्स लेंथ ऑफ एज, तो यहाँ L1 स्क्वायर लिखेंगे और अपॉन 6 इंटू L2 का स्क्वायर। 6 to 6 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 टू दी होल स्क्वायर। और इस तरह से L1 अब कितना है, L1 अपॉन L2 निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये L1 अपॉन L2 का वैल्यू है 1/4, इसे यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 टू दी होल स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से 1:16 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है डी पर। आप देख सकते हैं डी पर है, तो डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है वो सुनिए। रूमी इज ब्लाइंड फोल्डेड and asked to pick one ball from each of the jars। रोमी ब्लाइंड है और उसे प्रत्येक जार से एक बॉल को खींचने के लिए यानी निकालने के लिए कहा जाता है। द चांस ऑफ रोमी पिकिंग ए रेड बॉल इज सेम इन, तो रोमी द्वारा जो रेड बॉल ड्रॉ किया जाता है उसके निकालने का चांस इनमें से किन दो में सेम होगा, यानी किन दो जार से रेड बॉल को निकालने का चांस सेम होगा। तो इसके लिए इन तीनों से निकलने वाले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो पहला का देखिए बताते हैं, फर्स्ट में आइए, ये फर्स्ट नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालते हैं तो टोटल रेड बॉल कितने हैं इसमें, 4, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ रेड बॉल की संख्या 4 है और ग्रीन बॉल्स भी 4 हैं, तो रेड बॉल की संख्या 4 हो गया और टोटल बॉल्स की संख्या 4 4 8 हो गया। तो फेवरेबल आउटकम 4, बट पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 8। अब आते हैं सेकंड जार में, तो सेकंड जार के लिए यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड जार का लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालते हैं तो इसमें रेड बॉल की संख्या 3 है और टोटल बॉल्स की संख्या भी, सॉरी, टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2। अब थर्ड का निकालते हैं, थर्ड में प्रोबेबिलिटी निकालते, इस यहाँ से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ रेड बॉल का नंबर है 4 और टोटल बॉल्स हैं 6, तो यहाँ हो गया 2/3। तो आप देखें कि फर्स्ट जार, यहाँ देखिए फर्स्ट जार में 1/2 प्रोबेबिलिटी आया, सेकंड जार में भी 1/2 आया, बट थर्ड जार का दोनों से अलग है। तो इसलिए फर्स्ट जार और सेकंड जार में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यानी चांस सेम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सी, सी जार 1 एंड 2। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नॉट 2 एज ए रूट, मतलब इसमें से किस इक्वेशन का रूट 2 नहीं है। आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी इक्वेशन का रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि अगर हम वेरिएबल के बदले रूट को रखेंगे तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल होंगे। तो ऐसे में हमें चेक करना है कि किस इक्वेशन का रूट 2 नहीं है। तो इसके लिए हम प्रत्येक इक्वेशन में x के बदले 2 रख कर देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है।
तो आइए सोल्व करते हैं। पहला में रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा ए में, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे 5 4 9 माइनस 8 इक्वल टू 0। और 9 माइनस 8 होगा 1, 1 इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 नहीं होगा, अर्थात 2 एक रूट नहीं है इस इक्वेशन का। अब आते बी में, जरा चेक कर लेते हैं। बी में, यहाँ बी लिख दिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 इंटू 2 और माइनस 12 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, ये 4 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 10 माइनस 12 इक्वल टू 0। सो माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी तो 2 नहीं आ रहा है, ये भी फॉल्स है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ जो दिया गया, यहाँ भी LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये यहाँ भी रूट जो दिया गया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब या इस इक्वेशन का भी एक रूट 2 नहीं है। तो ऐसे दो कंडीशंस आ गए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब सी पे आते हैं। सी में देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। यहाँ अगर 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखते हैं और माइनस 7 इंटू 2 लिखते हैं और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो फिर ये हो जाएगा 4 टू जा 8 माइनस 14 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 8 और 6 को ऐड करेंगे, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 0। यहाँ तो x रूट है, x का वैल्यू 2 होगा, यानी 2 इस इक्वेशन का रूट होगा। अब जरा d को भी चेक कर ही लेते हैं। d में 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 और माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। इस सोल्व कर रहे हैं तो ये 14 माइनस 12 इक्वल टू 0, सॉरी 10 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फिर क्या आ रहा है, यहाँ भी आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी ये फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जरूर, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे अगर हम नॉट को हटाकर क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो ये कह रहा है कि which of the following equation has 2 as a root, मतलब इनमें से किसका रूट 2 होगा। तब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी, ये आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर नॉट लगाते हैं तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से गलत दे दिया है। यहाँ पे अगर हम नॉट को हटा देते हैं तो फिर ये सही हो जाएगा और तब इस केस में इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द 21st टर्म ऑफ द एपी, और यहाँ एपी के टर्म्स दिए गए हैं इज, ये ऑप्शन है, मतलब ये एपी है। तो इस एपी का 21st टर्म क्या होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ कैसे बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये कितना है, पहला टर्म है -4 इंटीजर 1/2। सोल्व करेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा, 4 2 जा 8 और 9/2। फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होगा,
कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया T2 माइनस T1, और T2 कितना है -3, और T1 कितना है -9/2 ऊपर ला चुके हैं। तो सोल्व करेंगे -3 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 9/2। तो क्या आएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा 3/2। तो डी निकल गया। सो 21st टर्म अगर निकालना है तो हम यहाँ टी 21st लिखेंगे, और इतना का फॉर्मूला होता है a प्लस 20b। अब a के जगह पे कितना रखना है -9/2 प्लस 20, और इनटू कितना लिखना है 3/2। सोल्व करेंगे -9/2 प्लस 60/2, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -9 प्लस 60, और ये आ जाएगा 51/2। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा ए। यहाँ देखिए 51/2 है, तो सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन ये दिया गया है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं 18। देखिए यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 1 जा 4, तो बाई 4। तो इस तरह से ये हो गया 5/4। अब देखते हैं ये 5/4 कहाँ मिल रहा है, 5/4 मिल रहा है बी पर, तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अलग से कुछ निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में डायरेक्शन लिखा हुआ है। ये डायरेक्शन क्या कहता है इसके बारे में आपको इससे पहले वाला जो सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 और 1 के लिए वीडियो बनाया गया है उसमें क्लियर कर दिया गया है। तो एक बार आप समझा देते हैं कि इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 a statement of assertion is followed by a statement of reason, choose the correct option। अब ये करेक्ट ऑप्शन को सीधे ऐसे हमसे सुन लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। अगर assertion और रीजन दोनों सही हैं, देन also रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, और assertion का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कौन है, रीजन। तब आपका ऑप्शन ए होगा, ए आपको लिखना है। ठीक है, अगर दोनों सही हैं, assertion और रीजन, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और रीजन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, तब आपको बी सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से अगर assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तब आपको सी सेलेक्ट करना है, और अगर assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तब आपको बी सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर में ऑप्शन दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखते हैं 19 का assertion क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 2√7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ समझिए, यहाँ पे हमने लिखा assertion, और assertion को समझा रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सर्कल है, और सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट, मान लीजिए ये P है, और ये OP हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर, ये सपोज कीजिए A पर टच कर रहा है। तो इस PA का लेंथ
कितना होगा जबकि ये रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये पहले भी बताया जा चुका है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया गया रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये अगर टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ से जो ये रेडियस ड्रॉ किया गया है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। इसलिए ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और ये आपको पीए निकालना है, मतलब आपको इस टेंजेंट का लेंथ निकालना है। तो इस टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए हम इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो इक्वेशन होता है उसका यूज करेंगे। तो ये चूंकि एक या तो परपेंडिकुलर है या बेस है तो हम यहाँ पे पीए इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस इसमें ओपी है तो आपने लिखा ओपी का स्क्वायर, और माइनस अनदर साइड इसका एक है ओए, ओए का स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पे ओपी अब कितना है 8, 8 स्क्वायर लिखे, ओए कितना है 6, 6 का स्क्वायर लिख दिए। और सोल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 36, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 28। अब 28 का रूट निकालेंगे तो ये 4 इंटू 7 होगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो रूट 2√7 सेंटीमीटर ये आया। और यहाँ पे एसर्शन भी यही कह रहा है कि एसर्शन भी यही कह रहा है कि उस टेंजेंट का लेंथ 2√7 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट एसर्शन सही हो गया। तो यहाँ पे एसर्शन ट्रू है, हम यहाँ लिख दिए कि एसर्शन इज ट्रू। ठीक है। अब आते हैं रीजन पे कि रीजन क्या कह रहा है। देखते हैं रीजन के स्टेटमेंट को। रीजन कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री, यानी किसी सर्कल के दो रेडियस के बीच का एंगल 130 डिग्री है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ रेडियाई एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 50 डिग्री। अब ये क्या कहा सो यहाँ डायग्राम से समझिए। ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के दो रेडियस के बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री। ये 130 डिग्री है, और एक टेंजेंट इस एंड पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है और दूसरा टेंजेंट यहाँ इस एंड पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री होगा। ये कह रहा है रीजन। अब ये सही कहा कि गलत वो चेक करते हैं। तो आपको बता दें कि इन दोनों एंगल के बीच का सम हम इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल बना और ये 90 डिग्री होता है क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल्स का सम, फोर एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये मतलब सभी एंगल्स का सम 360 होगा, जिसमें से ये 90 है, ये 90 है और ये 130 है। तो अगर ये दोनों एंगल ये दो अपोजिट जो एंगल्स हैं ये और ये, इन दोनों का 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का भी सम 180 डिग्री ही होगा। तो इसके लिए अगर ये 130 है तो 180 में से 130 को अगर माइनस करेंगे तो फिर 50 डिग्री ही आएगा। तो इस तरह से रीजन भी ट्रू है। रीजन भी क्या हो गया ट्रू। बट रीजन यहाँ पे आप देखें तो रीजन और एसर्शन के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मतलब रीजन एसर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए 19 का करेक्ट आंसर कौन होगा बी। ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी लिख दिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 कह रहा है
एसर्शन कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कॉट ए का मतलब कॉट और इनटू ए नहीं होता है। अब यहाँ बता दे कि विदाउट ए कॉट इज मीनिंगलेस, यानी ए के बिना कॉट का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए कॉट ए ये दो टर्म न होकर के एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। अब आते हैं रीजन पे। रीजन जानते क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये सही कह रहा है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो आप यहाँ देखो कि थीटा अगर जीरो हो, 0 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 0। और थीटा बढ़ करके 0 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो फिर साइन थीटा का वैल्यू 0 से बढ़कर 1/2 हो जाता है। इसी तरह थीटा बढ़कर अगर 45 डिग्री हुआ तो साइन थीटा भी बढ़ जाता है और 1/2 के से बड़ा हो जाता है 1/√2। इसी तरह से 60 डिग्री अगर ये हो गया तो ये भी 1/√2 से इंक्रीज होकर होगा √3/2। और अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो फिर ये √3/2 से बढ़कर 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंक्रीजेज थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो देन as theta increases sin theta also increases, तो इसीलिए ये सही है। तो आपने देखा कि ये दोनों में से assertion false है और रीजन ट्रू है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरह से हम लोगों ने अभी तक सेक्शन ए के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सबको सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की ओर, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन है, समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। असीमा प्लेज ए गेम विथ हर फ्रेंड, मतलब आसिमा अपने दोस्त के साथ एक गेम खेलती है। सी आस्क्ड टू एज्यूम एनी 2 डिजिट नंबर देन फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। वो कहती है, अपने दोस्त को कहती है कि कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर एज्यूम करो और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन कहा जा रहा है उसको फॉलो करो। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन कह रहा है एज 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर, मतलब वो जो 2 डिजिट नंबर एज्यूम कर रहा है उसका 7 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब कि वो 2 डिजिट वाले नंबर का 7 टाइम्स उसके डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसके 4 टाइम्स के इक्वल है। और ये भी कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, और अगर वो 2 डिजिट है 2 डिजिट नंबर्स के, उन दोनों डिजिट के बीच का अगर डिफरेंस 3 है तो फिर बताना है कि उसकी जो दोस्त है वो कौन सा नंबर एज्यूम की थी, यानी नंबर निकालना है 2 डिजिट नंबर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम जब भी 2 डिजिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो इस तरह से बनाते हैं। आप यहाँ देखिए बना रहे हैं।
यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन और फिर यहाँ लिखेंगे लेट। अब 2 डिजिट नंबर्स में एक वंस डिजिट होता है और दूसरा टेंस डिजिट होता है, तो हम कोई भी एक डिजिट पहले मान लेंगे। लेट वंस डिजिट इक्वल टू x and tens digit equal to y. So original number equal to 10 into टेंस डिजिट। यहाँ देखें टेंस डिजिट y है, तो 10 into टेंस डिजिट और प्लस वंस डिजिट 1 x है, तो 10y प्लस x हो गया ओरिजिनल नंबर। नाउ द नंबर obtained by reversing the digits, यानी डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो क्या होगा। तो 10 की जगह 10 के साथ पहले आप देखें तो 10 के साथ मल्टीप्लाई था टेंस डिजिट y और वंस डिजिट यहाँ है, पर अब ये रिवर्स हो गया तो y का स्थान ले लेगा कौन, x। तो ये हो जाएगा 10x प्लस और x की जगह आ जाएगा y, 10x प्लस y हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर हो गया 10y प्लस x, ये इक्वल है 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। सो 4 इंटू 10x प्लस y लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70y प्लस 7x इक्वल टू ये हो जाएगा 40x और प्लस 4y। अब सभी x और y वाले टर्म को लेफ्ट साइड ही कर लेते हैं, तो 70y प्लस 7x माइनस 40x और ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं तो 70y में से 4y अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60y, फिर 7x माइनस 40x माइनस 33x होगा इक्वल टू 0। अब आप देखें तो 33 से बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड 33 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, ये हम x अगर राइट साइड भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2y, इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट। नाउ आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों डिजिट के बीच, यानी दो डिजिट कौन कौन है, x और y, तो उन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो उन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस यहाँ देख लिया, कह रहा है डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, यानी डिफरेंस जो होता है वो ग्रेटर वन माइनस लेसर वन होता है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट आप देखें तो एक्स इक्वल है 2y के, मतलब एक्स y का डबल है, तो इससे पता चलता है कि x बड़ा होगा y से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इसको इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिख देंगे बिकॉज x इज ग्रेटर देन y
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं पुटिंग, यहाँ लिखते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड देखें, यहाँ x की जगह पे 2y लिख देंगे और माइनस वाई इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू कितना आ गया 3। तो y निकल गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल टू 2y, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और y का वैल्यू 3 लिख देंगे, तो ये आ गया 6। इस तरह से x और y निकल गया। सो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड नंबर ओरिजिनल नंबर जो हमने यहाँ लिखा है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, यही रिक्वायर्ड नंबर है। इसमें हम x की जगह x का वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू, तो 10 इंटू y है, y 3 आया, और फिर x है, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर हो गया 36। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 22 पे। पढ़ते एक बार क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 -4 एंड 5 -6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये, सपोज कीजिए इसका नाम दे दिए P, तो इसका कोऑर्डिनेट है -1 और -4, और दूसरा पॉइंट है Q। ये मान लेते हैं दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और -6। तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, मान लीजिए ये इनको ज्वाइन कर रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट को, ये y एक्सिस है, सपोज कीजिए यही y एक्सिस है जो इसको डिवाइड करता है। ये y एक्सिस हो गया, और ये इनको इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया r। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि y एक्सिस PQ को, ये जो y एक्सिस है, ये इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, और साथ ही ये भी पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं सॉल्यूशन, और यहाँ लिखा लेट, माना कि P इक्वल टू -1 -4। माना कि लेट इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ -1 -4 दिया गया है, इसका नाम P नहीं दिया गया, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया P। और ये हो गया x1, y1। इसी तरह से Q हो गया 5 -6, और ये हो गया x2, y2। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं also let, माना कि y एक्सिस intersects PQ at R, and required ratio equal to m/n। तो फिर so from
सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये हो गया। बट यहाँ आप देखें, इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बट आर लाइज ऑन बट आर लाइज ऑन y एक्सिस, सो r इक्वल टू 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ होगा, तो मान लेते y कोऑर्डिनेट इसका y ही है, ये मान लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा से, ये मान लिया। जरा समझते हैं हमने इस तरह क्यों लिखा। एक्चुअली जो आर है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिख दिया। और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो वो हम कंफर्म नहीं है, बाद में निकालेंगे, इसलिए हमने यहाँ वाई ही लिख दिया। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आर हो जाएगा 0 वाई। तो अब जरा देखें, तो आर का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी वही है, आर का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ देते दिस सिंप्लाइज एम निकालनी है x2। x2 आप देख ले, एक बार में बता देते, ये x2 हो गया 5, x1 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और प्लस n इंटू x1 पहले ही शो कर चुके हैं, ये है -1 और अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। अब सोल्व करेंगे तो ये होगा 5m माइनस n इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसलिए 0 हो गया। तो अब 5m इक्वल टू n होगा, n को m की ओर लाएंगे तो m बाई n होगा और इधर हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से पहला आंसर आया। सो m इज टू n इक्वल टू आ गया 1:5। ये एक आंसर हमारा हो गया जो कि रिक्वायर्ड रेशियो था। अब आते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ फर्दर लिख देंगे। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी आर निकालना है। तो आर का एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ आपको दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y निकालना है। तो आप देख लो इक्वेशन फर्स्ट से, इसका जो ये y कोऑर्डिनेट है, r का जो ये y कोऑर्डिनेट है, वो भी यहाँ पे r के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं फर्दर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू, ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना आ चुका है? m आया है 1, यहाँ देख लीजिए, ये है m 1 और n कितना है 5। तो जहाँ m होगा वहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ हमने लिख दिया 1 इंटू y2 देखते हैं कितना है। y2 देखिए यहाँ पे y2 है -6 और y1 है -4, तो पुट करते हैं यहाँ y2 की जगह पे -6 और प्लस n आ चुका है 5 लिख दिए इंटू
और y1 है -4, तो हम यहाँ -4 लिखेंगे और आई m आया 1, n आया 5। तो सोल्व करते इसे, -6 1 जा -6, -5 4 जा -20 हो गया और अपॉन ये हो जाएगा 6। सो -26 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -13/3। तो इस प्रकार यहाँ पे अब सेकेंड आंसर लिखते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर इक्वल टू कितना आ गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है पहले ही से और y कोऑर्डिनेट आ गया -13/3। तो ये हमारा सेकेंड आंसर भी निकल गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो अब ये क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, in the figure AB and CD are common tangents to two circles of unequal radii। ये दो सर्कल हैं और इन दोनों सर्कल के रेडियस अलग अलग हैं और इनका दो कॉमन टेंजेंट है, एक टेंजेंट है AB और दूसरा टेंजेंट है CD। तो प्रूव करना है कि ये AB इक्वल होगा इस CD के। तो चलिए प्रूव करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए फिगर हम लोग फर्दर फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये पहला सर्कल है जिसका सेंटर है O और ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है O डैश और एक कॉमन टेंजेंट है AB। दूसरा कॉमन टेंजेंट है ये CD। तो यहाँ पे हमने लिखा, सीधे कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, इसमें गिवन कुछ खास नहीं है, सीधे लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो देखिए। इसमें कंस्ट्रक्शन करना है कि इस AB को प्रोड्यूस करेंगे और इस CD को भी प्रोड्यूस करेंगे। सपोज करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को, इनका जो प्रोड्यूसिंग पार्ट है वो एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वी प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी मीटिंग एट ई। ठीक है, और अब प्रूफ। अब जानते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, दो ड्रॉ किए जाएंगे, उनके लेंथ इक्वल होते हैं। फिर से सुनिए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे ई से किसी सर्कल पर जैसे इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक ई ए और एक ई सी। इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसी तरह से इस सर्कल पर भी एक्सटर्नल पॉइंट ई से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक ई बी और एक ई डी, तो इनका भी लेंथ इक्वल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं ई ए इक्वल टू ई सी। क्यों? यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट।
और फिर इसी प्रकार से लिखेंगे ई बी इक्वल टू ई डी। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ई, यहाँ भी लिख सकते हैं ई। तो अब इनको अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग यानी माइनस करने पर। तो ई ए माइनस ई बी इक्वल हो जाएगा ई सी माइनस ई डी। और अब फिगर आप देखें तो ई ए माइनस ई बी क्या होगा, यहाँ देखिए ये पूरा लेंथ ई ए है और इसमें से ये ई बी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिमेनिंग पार्ट होगा ए बी। और इक्वल टू इसी प्रकार से अगर ये पूरे इसी में से ये ईडी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी डी। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया, यानी हमने प्रूव्ड कर लिया कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये था 23 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ये सॉलिड मेटालिक क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर बाई 8 मीटर बाई 2 मीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म। मतलब ये हुआ कि एक मेटालिक क्यूबाइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसे मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है क्यूब में, सॉलिड क्यूब में, और उस सॉलिड क्यूब का एज दिया गया है 2 मीटर। तो बताना है कि उस सॉलिड मेटालिक क्यूबाइड से सॉलिड क्यूब कितने बनाए जाएंगे, उसकी संख्या क्या होगी। तो इसका सीधा आंसर है इस तरह से, सॉल्यूशन द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म्ड, इस प्रकार बने हुए क्यूब्स की संख्या इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन का साइन देंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये लिख देंगे। फिर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब हो गया साइड का क्यूब। अब देखते हैं, लेंथ दे दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 9 मीटर, इंटू ब्रेथ कितना है 8 मीटर, इंटू हाइट है 2 मीटर, और क्यूब का साइड है 2 मीटर। तो इसका क्यूब लिख दिए। सोल्व करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8 से ये 8 कैंसिल हो गया और ये आ गया 18। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, सॉरी 24 का और भी है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का और है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के और को भी सोल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ते हैं इसको। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का पेरीमीटर यानी ये टोटल लेंथ इस तरह से जो दिया गया है ये बताना है कितना होगा, जबकि इसका रेडियस ये या ये 10.5 सेंटीमीटर दिया है और एंगल दिया है 60 डिग्री, और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया आर, कितना है ये 10.5
सेंटीमीटर। यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए, आर लिख देते हैं। आर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। और जो सेक्टर का एंगल है इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया है? 60 डिग्री। सो पेरीमीटर अगर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2r प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, सेक्टर के पेरीमीटर का। अब देखें तो दोनों टर्म में 2r कॉमन है, 2r कॉमन ले लें तो यहाँ 1 प्लस थीटा बाई 360 इंटू पाई आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू आर का वैल्यू है 10.5 और इंटू 1 प्लस थीटा है 60 अपॉन 360 और इंटू पाई है 22/7। और टोटल इसका यूनिट अंत में क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया सेंटीमीटर में। अब 10.5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। ये 1 हो गया और 60 से 360 को कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम्स, 2 से 3 को कैंसिल करेंगे, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स और 2 से 22 को 11 टाइम्स। तो ऊपर में आ जाएगा 11 और नीचे में आ जाएगा 21। 7 3 जा 21, इतना सेंटीमीटर। अब अगर ब्रैकेट के अंदर वर्क करें तो ये हो जाएगा 21 1 जा 21 प्लस 11 बाई 21, इतना सेंटीमीटर। तो ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया 24 के और का। आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्वेश्चन नंबर 25 पर आए हैं। देखिए क्या कहता है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√5 इवैल्यूएट इतना एंड वेरीफाई इतना। आपको ये दे दिया गया है tan थीटा इक्वल टू इतना और इसको इवैल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है और इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो करना क्या है, इसमें यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और फिर यहाँ लिखेंगे गिवन tan थीटा इक्वल टू 1/√5। तो यहाँ पे शो tan थीटा का मतलब होता है P/B इक्वल टू 1/√5 लिख दिए। सो P इक्वल टू 1K होगा, क्योंकि P के सामने 1 है और B के सामने √5 है, तो B इक्वल टू हो गया √5K, वेयर K इज ए कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या करना है, आपको h निकालना है। सो h इक्वल टू होगा √p² प्लस b² और फिर p कितना है, ये है 1k या सिर्फ k लिख सकते हैं तो k का स्क्वायर और ये है √5k, तो इसका स्क्वायर दे देना है और फिर सोल्व करेंगे तो ये k² प्लस ये हो जाएगा 5k² का रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 6k² का रूट और फिर 6 का रूट तो नहीं आएगा तो √6 होगा, बट k² k हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व है, तो इनका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्दर हम लोग cosec स्क्वायर थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा का मतलब cosec थीटा होता है h/p और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो cosec थीटा
एच बाई पी हुआ और एच आया है √6 के अपॉन पी कितना है, पी है के, तो इसका स्क्वायर करेंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, √6 का स्क्वायर सिर्फ 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना आया है √6 के, और बी का वैल्यू है √5 के, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब के से के कैंसिल होगा, तो √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये निकाल दिया, तो अब यहाँ लिखते हैं सो गिव एन एक्सप्रेशन इक्वल टू, तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लिख देना है जो दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे, और फिर यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया है 6, और माइनस ये आया है 6/5, यहाँ भी 6 प्लस ये आया है 6/5। अब सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ये होगा 6 5 जा 30 माइनस 6 और अपॉन 5, फिर यहाँ पे 30 प्लस 6 अपॉन 5, so 5 to 5 cancel. Now this will become 24 upon 36, and after cancellation, ये कैंसिलेशन करने के बाद 12 से कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2/3, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। और अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले LHS लिखेंगे, और LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है P/H का स्क्वायर लिख दिए, और कॉस थीटा का मतलब होता है B/H, तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। और अब P कितना है, P है के 1 के, और H आया है √6 के, का स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस यहाँ पे B है √5 के और बाई √6 का होल स्क्वायर। फिर सोल्व करेंगे, ये के से के कैंसिल, यहाँ भी के से के कैंसिल, तो अब आप देखें कि ये 1/√6 का स्क्वायर तो 1/6 होगा, और प्लस √5/√6 का स्क्वायर तो ये 5/6 होगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 + 5 और नीचे 6 हो जाएगा, मतलब 6/6, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, और 1 RHS में भी दिया है, इस तरह से ये RHS आ गया, यहाँ पे हम वेरीफाइड लिख देंगे। इस तरह से हमने 25 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये है 25 का ही क्वेश्चन नंबर 25 का और है ये, तो यहाँ पे हम 25 लिख दिए। इसका ये और है, पढ़ते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल टावर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, और इसके ऊपर एक सीधा फ्लैग स्टाफ सरमाउंटेड है, मतलब उस पर लगा हुआ है, जिसका हाइट 6 मीटर है। The angles at a point on the bottom and top of the flagstaff with the ground are 30 डिग्री and 45 डिग्री। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको बता दें कि इसका कहना है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट पर जो फ्लैग स्टाफ है उसके बॉटम और उसके टॉप का एंगल
30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट निकालना है और √3 के बदले 1.73 लेना है। अब ये जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। इसके अनुसार मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर सपोज कीजिए कि ये टावर है। ये टावर का हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और मान लीजिए ये टावर का हाइट है, ये BC हो गया, और यहाँ पे ग्राउंड पर एक पॉइंट है D। अब इसी टावर पर एक फ्लैग स्टैफ है, ये मान लीजिए वो फ्लैग स्टैफ हो गया, जिसका हाइट AB फ्लैग स्टैफ का हाइट हो गया, और ये AB दिया हुआ है 6 मीटर, ये 6 मीटर है, और आपको ये टावर का हाइट निकालना है। तो ये मान लिया हमने कि टावर का हाइट h है, ये हमने सपोज कर लिया। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लैग स्टैफ का बॉटम, बॉटम देखिए यहाँ पर है, और उसका टॉप, ये दोनों यहाँ पे दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉटम है यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल, और फिर यहाँ से यानी इसके टॉप से इसको ज्वाइन करते हैं। तो टॉप से जब ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिए, तो ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 45 डिग्री। तो इसका हाइट बताना है कितना होगा, यानी कि BC का ये लेंथ बताना है कितना होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिख दिए और लिखते हैं AB, यहाँ ऊपर लिख देंगे लेट, माना कि AB इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ इक्वल टू 6 मीटर, और BC इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, और इसे निकालना है। इससे काम करते हैं, इसको हमने मान लिया है H, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H, यहाँ लिखा H। और अब एंगल, ये एंगल देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। इसी प्रकार एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो आप देखिए यहाँ पे, ये BDC हो गया 30 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ देख लीजिए ये एंगल हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं। आप चाहें तो कोई भी पहले एक राइट ट्रायंगल या तो ACD या फिर BCD लेकर चल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस CD को x मान लेते हैं। यहाँ पे CD हमने मान लिया x, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं CD इक्वल टू x, ये माना से। So now in triangle ACD ही ले लेते हैं पहले। इस ट्रायंगल में tan लेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना है वो है हाइट। हमें ये सब मालूम है, तो ये भी मालूम है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हुआ, इसलिए हम tan लेकर चलेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा AC अपॉन CD, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। AC को हम 6 प्लस H लिख सकते हैं,
और सी डी को एक्स। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये ए सी को हम 6 प्लस एच लिख सकते हैं और सी डी को एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस एच, और यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम दूसरा ट्रायंगल, दूसरा जो ये राइट ट्रायंगल है जिसको छोड़ चुके हैं, इसको अब लेकर चलेंगे बी सी डी को। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, और इसमें भी हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी बी सी बाई बेस यानी सी डी। फिर सोल्व करेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी है h और सी डी कितना है, ये है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा h√3, और हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब जरा सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम देखते हैं कि दोनों में लेफ्ट हैंड में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी ये 6 प्लस एच और h√3 ये दोनों सेम क्वांटिटी के वैल्यू हैं, x के वैल्यू हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिख देते हैं h√3 और इक्वल टू 6 प्लस एच। अब ना एच को एक साइड कर देंगे तो h√3 माइनस एच इक्वल टू होगा 6। हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेने पर यहाँ आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे दिस इम्प्लाइज और h रख लेते हैं, h रख लिए और √3 माइनस 1 को 6 की ओर भेजेंगे तो 6/√3 माइनस 1 होगा। अब ये डिनोमिनेटर इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज करते हैं, मिडिल साइन को, यानी ये जो माइनस वाला साइन है, यहाँ देखिए ये जो साइन है इसको हम चेंज करके यानी प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 और प्लस 1। अब यहाँ ध्यान देंगे कि इक्वल टू 6 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है और प्लस ये हो गया 1, और नीचे जो आया वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो अलजेब्राइक फार्मूला होता है उस फार्मूला पे आ गया है। तो आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इस तरह से ये आ गया 6 इंटू 2.73 अपॉन 2। अब ये 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ इक्वल टू दे दिए और ये हो गया 3 इंटू 2.73, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1 और 3 2 जा 6 और 2 यानी 8.19 इतना मीटर आ जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हो गया 8.19 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का और सोल्व हो गया। तो यहीं पर हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, और इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।